गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं यश। तो दोस्तों, आज का जो कंटेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने लिखा है, जिनका नाम अनुपम खेर है। ये पेशे से कहें तो एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, पर दोस्तों इनके जो विचार है बहुत प्रभावशाली होते हैं। जिस प्रकार से ट्विटर और फेसबुक पे आए दिन ये लाइव होते हैं, अपने विचारों के माध्यम से देशवासियों के सामने कई सारी बातें रखते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है। ऐसे तमाम तरह के विरोधियों के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रखते रहते हैं। तो ये एक कह सकते हैं ये निडर टाइप के हैं। ये किसी से डरते नहीं हैं। किसी की आलोचना करना है तो खुले मंचों के माध्यम से उनकी आलोचना करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये तो मुझे नहीं पता कि ये नेशनल स्कूल ड्रामा जो एनएसडी होता है, जो दिल्ली में है, वो इसके छात्र हैं या नहीं, पर उस एनएसडी का प्रभाव इनके ऊपर ज़रूर पड़ा है। जिस तरह से इनकी भाषा शैली है, जिस तरह से इनके विचार हैं। तो चलते हैं आगे। आज हम बात करेंगे विकल्पहीनता का भ्रम। आपको मोटा मोटी मैं बता दूं, विकल्पहीनता का भ्रम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोस्तों कह रहे हैं कि यदि हमारे पास विकल्प होता तो मैं मोदी जी से बेहतर किसी शख्स को चुनता। मेरे पास विकल्प न होने की वजह से मैं मोदी से बंधा हुआ हूँ, बीजेपी से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो उसी के बारे में आज ये अपना पक्ष रखेंगे, भाव रखेंगे। देखते हैं। मैं पिछले 5 महीने से भारत में हूँ, खूब लिख रहा हूँ। कोविड पर एक किताब तैयार होने वाली है। रोचक फिल्म परियोजनाओं पर काम कर रहा हूँ, खुद के साथ और कभी कभार अपनी माँ के साथ सार्थक समय बिता रहा हूँ। किरण जी चंडीगढ़ में है, इनकी जो वाइफ है। मैं विभिन्न विषयों पर चिंतन भी कर रहा हूँ। यह सर्वविदित है कि मैं अपने देश से संबंधित मामलों के बारे में भावुक और मुखर हूँ। कई विषयों के बीच जिस पर मेरा ध्यान गया वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारंबार राजनीतिक सफलता। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये महिमा मंडित कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, उनके विचारों के माध्यम से। ये कई बार देखे होंगे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और खुला समर्थन और खुले प्रशंसक के रूप में अपने आप को पेश करते हैं मोदी जी की। क्या यह नियति है, या कड़ी मेहनत है, या फिर यह एक आसान विपक्ष के सामने होने की चलती है? मेरे विचार और अनुसंधान मुझे अलग तर्क तक ले जाते हैं। मैं अपने विचारों को साझा करने के क्रम में उन बिंदुओं को छूता चलूँगा। प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक वे खुद को मोदी से नफरत करने वाला भी कहलाना पसंद करते हैं। एक बात पर उनकी धारावाहिकता बनी हुई है। उन्होंने उनके बारे में दास्तान बुन रखे हैं। उनका वर्णन करने में सभी प्रकार के विश्लेषणों का इस्तेमाल करते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब अहम राय थी 1 साल के भीतर वे इतिहास हो जाएंगे। जल्द ही यह राय गलत साबित हुई। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को एक क्षेत्रीय नेता के रूप में चित्रित किया गया, मजबूत छत्रप जिसका अपने गृह राज्य के बाहर कोई प्रभाव नहीं। 2013 की सर्दियों और 2014 के वसंत में यह बात चरम पर थी कि मोदी चुने जाने लायक नहीं है। आपको बता दें, ये जो इन्होंने आंकड़ा रखा है कि उसके बाद आप देखे होंगे कि मोदी लहर आई जो पूरे देश को मतलब उसी लहर में उड़ा ले गई, डुबा ले गई या रंग दी। जो भी आपके पास अच्छे शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से आप इनको महिमा मंडित कर सकते हैं। जाहिराना तौर पर बाद की गर्मियों में इस तरह के अभियान की परियोजना चलाने वाले गलत साबित हुए। 2014 के बाद के समय में ऐसे लोग खुद को और एक दूसरे को समझाते रहे कि मोदी महज एक कार्यकाल की परिघटना है। अब वे पूछते हैं, क्या कोई सरकार दोबारा इतने बड़े जनादेश के साथ लौटी है? और ये वास्तविकता, यदि हम कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़ दें तो दोस्तों किसी पार्टी में ये दम नहीं था। 23 मई 2018 को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह कई आंखों का आकर्षण बिंदु बन गया। एक मंच पर भारत के राजनीतिक इंद्रधनुष के सभी सिरे हाथ में हाथ डाले अक्षरश एक साथ विद्यमान दिखे। उन्होंने शपथ ली कि यह महागठबंधन मोदी के अंत सुनिश्चित करेगा। याद होगा दोस्तों इस चीज़, जब 2018 में कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने एक शपथ लिया था, ओथ लिया था कि हम
मोदी जी को ख़त्म कर देंगे, उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनके राजनीतिक मंसूबे, उनकी राजनीतिक उपलब्धि, उनका राजनीतिक जीवन ख़त्म कर देंगे। पर आज क्या होगा, फिर से बिखर गए सारे लोग विरोधी जो थे। ठीक 1 साल बाद 23 मई 2019 को नरेंद्र मोदी और भी ज़्यादा सीट लेकर सरकार में वापस लौटे। एक बात और, कर्नाटक में सरकार लंबे समय तक नहीं चली, कुछ महीनों बाद अपने विरोधाभासों के कारण लड़खड़ा गई। जहाँ पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन होगा वहाँ पे होता है थोड़ी सी समस्या। मई 2019 के बाद आलोचकों, निंदकों और तथाकथित मोदी नफरतियों ने भ्रम की एक और गोली लेनी शुरू की, विकल्पहीनता की गोली। अब वे तर्क देते हैं मोदी जीतते हैं क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। मोदी का आज सबसे अच्छा दोस्त विपक्ष है, केवल मोदी ही मोदी को हरा सकते हैं। दुर्भाग्यवश नरेंद्र मोदी का कद जितना बढ़ रहा है, उनके आलोचकों का भ्रम उतना ही बढ़ रहा है। लोकतंत्र कभी एक ध्रुवी नहीं हो सकता, कोई कितना भी छोटा हो जाए हमेशा 2 या 2 से अधिक ध्रुव बने रहेंगे। यह तथ्य है कि मतदान मशीन में कई उम्मीदवारों की सूची होती है जो अलग अलग प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में विकल्पों की कमी नहीं रहती। मोदी विरोधियों ने दर्जनों विकल्प तैयार कर रखे हैं। अति वामपंथियों, जिहादियों, असफल वंशवादियों, अराजक तत्वों, अलगाववादियों, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग भी जो पहले आरएसएस और भाजपा में काम कर चुके हैं, हर किसी ने अपनी दुकान खोल रखी। 2013-2018 में मोदी की अपनी पार्टी में भी विकल्प देखने को मिले। इसलिए अगर कोई मोदी विरोधी आपको यह बता रहा है कि मोदी सफल हो रहे हैं क्योंकि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो वो स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है, भ्रमित है। सच तो यह है कि सभी विकल्पों को देखा गया, खड़ा किया गया और समर्थन दिया गया, लेकिन कोई मतदाताओं के साथ जुड़ नहीं सका। मतदाताओं ने मोदी में बार बार विश्वास जताया, जिन्हें वे फैसला लेने वाले भरोसेमंद और समर्पित नेता के रूप में देखते हैं। मोदी का हर विकल्प फेल हो गया क्योंकि उनमें से कोई भी उनकी तरह सेवा नहीं कर सकता। पिछले 6 साल में उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया है। जनधन योजना में 40 करोड़ नागरिकों को न केवल बैंक खाते मिले बल्कि राज्य से उचित सहायता प्राप्त करने का लीक प्रूफ तरीका भी मिला। आयुष्मान भारत, पीएम किसान, अटल पेंशन योजना, पीएम फसल बीमा योजना और ऐसी कई और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने सबसे गरीब भारतीयों को सुरक्षा कवच दिया और उन्हें गरीबी के खड्ड में गिरने से रोका। स्वच्छ भारत योजना के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और उज्ज्वलता योजना के तहत 8 करोड़ घरों को धुएं के कष्ट से निजात दिलाया गया। पिछले साल ही 2 करोड़ घरों में पाइप से पेयजल कनेक्शन दिए गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी मोदी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी, जो असल धरातल पे उतारी गई, जिनका लाभ देश की जनता को, लाभार्थी को मिला, उसके बारे में ये लिखे हैं। भारत के हर घर को 2024 तक पेयजल का कनेक्शन दे दिया जाएगा। मोदी के मातहत सत्ता के गलियारों में अब बड़े भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आती। रक्षा सौदों से अब कुछ चुनिंदा खानदानों की धन की हवस नहीं मिटाई जा रही है, बल्कि उनके जरिए ट्रस्ट की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है। वही मोदी जो एक बार महज मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे थे और इस लिहाज से विदेश नीति का संचालन करने में असमर्थ माने जाते थे, उन्होंने बता दिया कि इंडिया फर्स्ट विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। मोदी के तथाकथित विकल्पों में से किसने अपनी उपयोगिता साबित की है? वे कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने से लेकर सीमा पर सैनिकों के साथ दिखते हैं, बुजुर्ग, आदिवासी महिला या एक सफाई कर्मचारी का पैर छू लेते हैं। आप ही बताइएगा दोस्तों, वास्तविकता ये है कि इससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो कभी भी इस प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं रखें। अब भेदभाव की वजह से या फिर पद की गरिमा के एक होता है ना अंदर, क्या बोल दें, कैसे शब्दों का चुनाव करें, घमंड जैसे शब्दों का नहीं कह सकते, पर अपने आप को खुद लोगों से ज़्यादा वरीयता देना, ऐसे भी कुछ लोग थे। तो दोस्तों जब आप उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, उन लोगों के साथ त्यौहार मनाएंगे, तो उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। हमारे देश के सैनिक हुए, किसान हुए, मज़दूर हुए, और यदि मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा यदि मज़दूरों के, किसानों के बारे में कोई कहता है तो मोदी हैं। पर अभी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो असल ज़मीन पर नहीं हैं। वे झाड़ू लगाते दिख जाते हैं और लाल किले से मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में भी बोलते हैं।
इन कार्यों को देख भारत खुद को मोदी से जोड़ता है। वह 130 करोड़ भारतीयों की अंतर्निहित शक्तियों की सराहना करते हैं। किस दूसरे नेता ने खिलाड़ियों, कलाकारों, सांस्कृतिक प्रतीकों और युवाओं को कोई छू लेने वाला पत्र या भावनात्मक ट्वीट लिखने के बारे में सोचा? उन्होंने लोगों के अच्छे या बुरे हर समय में लाखों घरों के बीच परिवार के एक सदस्य के रूप में जगह बनाई है। क्या ऐसे नेतृत्व का कोई विकल्प है? मुझे जानकर प्रसन्नता होगी। मेरे पिता अक्सर मुझे सिखाते थे, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको उसे याद नहीं रखना पड़ता। आज नरेंद्र मोदी पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की तुलना में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले देश के प्रशासनिक मुखिया बन गए हैं। बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलाकर उनके कार्यकाल के 19 साल हो चुके हैं। पिछले किसी प्रधानमंत्री ने दोनों पदों को मिलाकर लगातार इतनी लंबी अवधि तक काम नहीं किया। इस तरह की राजनीतिक सफलता और अपार स्नेह इसलिए उनके खाते में नहीं आई क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी ने अपने काम में खुद को डुबो लिया है। राजनीतिक बारूदी सुरंगों और उछाले जा रहे कीचड़ का जवाब उन्होंने अधिक से अधिक विकास कार्यों से दिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक ओर जहां मोदी नए भारत के लिए अपना दृष्टिकोण लागू कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके नफरती उनके विकल्प को लेकर 2 दशक पूर्व के भ्रम में उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।